आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वेंसडे सीज़न 2 एपिसोड 1 की। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि एक बेसमेंट में बंधी हुई होती है और उसी के साथ बहुत सारे डॉल्स भी बेसमेंट में थे। तो यहाँ से कहानी 6 महीने पहले चली जाती है जहाँ वेंसडे समर वेकेशन के दौरान एक गुडी की किताब से कुछ तंत्र विद्या सीख रही होती है अपनी दिव्य दृष्टि बढ़ाने के लिए, जिससे वो सीरियल किलर्स को पकड़ सके। ये उसके बचपन का सपना था कि वो सीरियल किलर्स को ढूंढ के ख़त्म कर सके। उसे बस एक विक्टिम से जुड़ी हुई सामान चाहिए जिसे वो छू के अपने पावर्स से पता कर सकती है कि क्रिमिनल कौन है। तो वो निकल पड़ती है उस क्रिमिनल को ढूंढने। तो एयरपोर्ट में उसकी चेकिंग के दौरान बहुत सारे हथियार मिलते हैं जिससे ऑफिसर उसके बैग को भी चेक करने लगते हैं। वहाँ से उन्हें एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिसका नाम थिंग होता है। तो वेंसडे बोलती है ये मेरा मेकअप करने वाला हाथ है और मैं मुर्दों की मेकअप करने जा रही हूँ। तो वो थिंग को लेकर चली जाती है क्रिमिनल को ढूंढने। वहाँ वो क्रिमिनल से पूछती है क्या तुम सीरियल किलर हो। तो उस पे अटैक करने ही वाली होती है, तभी वो क्रिमिनल उसका हाथ पकड़ लेता है और वेंसडे की आंखों से काले आंसू निकलते हैं। फिर कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ क्रिमिनल कुछ हथियार लेके वेंसडे के पास आता है और उसे एक डॉल देता है जो बिल्कुल वेंसडे की तरह दिखती है और कहता है ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो वेंसडे कहती है कि अब तुम मेरे हाथ का कमाल देखो। और फिर एक डॉल उस क्रिमिनल को देखती है और उस डॉल के अंदर से थिंग निकल कर क्रिमिनल पर अटैक कर देता है। ये सब देखकर वेंसडे खुश हो जाती है और खुद को खोलने लगती है। तभी थिंग उससे पूछता है कि ये काले आंसू कैसे आए। तो वेंसडे बोलती है ये कुछ नहीं है, मेरी दिव्य दृष्टि भ्रष्ट हो गई थी। और उसे कहती है ये बात जिसे मदर को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर वो एक नाइफ लेती है और उस क्रिमिनल को कहती है तो चलो अब खेल शुरू करते हैं। अगले सीन में वेंसडे के घर को दिखाया जाता है जहां उसी क्रिमिनल की अरेस्ट होने वाली न्यूज़ वेंसडे के कमरे में लगी हुई होती है और वेंसडे उसी गुडी की किताब में अपने काले आंसुओं के बारे में ढूंढ रही होती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ मदर मोटिशिया आती है और कहती है लच सारा सामान गाड़ी में रख चुका है और स्कूल के पहले दिन लेट पहुँचना अच्छी बात नहीं है और इस समर वेकेशन में हमने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, जैसे तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तो वेंसडे कहती है एक लेखक को समय समय पर अपनी कला की जान निचोड़नी चाहिए। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों की जान निचोड़ने में लगाया है। तो मदर पूछती है कब तुम्हारी नॉवल पढ़ने को मिलेगी। तो वेंसडे अपने मन में कहती है जब सूरज फट जाएगा और धरती हमें निगल जाएगी। और फिर कहती है बहुत ही जल्द मदर। तो मदर इंतज़ार रहेगा कहकर चली जाती है। फिर एडम्स फैमिली स्कूल के लिए निकल जाते हैं जहां वेंसडे का छोटा भाई पग्सले अपने पावर से साइन बोर्ड्स को बिजली के झटकों से गिरा रहा होता है। तभी उसके फादर गोमेस एडम्स कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हें अपने अंकल फेस्टर से ये पावर्स मिली। तो पग्सले कहता है पर ये बात अजीब है कि आपको कोई पावर्स नहीं मिली। तभी मदर मोटिशिया कहती है एक आउटकास्ट की पहचान उसकी पावर्स नहीं उसका मन होता है। फिर वेंसडे पग्सले को कहती है तुम्हारा निशाना कच्चा है। तो मदर मोटिशिया कहती है उसका निशाना तो पहले से ही कच्चा है। फिर फादर एडम्स कहते हैं इस बात का प्रूफ लर्च है। फिर छोटे पग्सले को दिखाया जाता है जो बचपन से लर्च पे ही वार करता था। तो मदर मोटिशिया कहती है ये जानकर खुशी हुई कि तुम अपने भाई पे दिलचस्पी ले रही हो। वेंसडे कहती है मैं उससे परख रही हूँ ताकि मैं उसके पावर्स को इस्तेमाल कर सकूँ। तो वेंसडे कहती है आगे एक स्टॉप का साइन आने वाला है जहाँ तुम्हें ओ के बीच में निशाना लगाना है वरना मैं तुम्हें गाड़ी से निकाल दूँगी। तो पग्सले कहता है ये बटन तो सिर्फ डार्ट के पास है। तो फादर राम्स कहते हैं थिंग ने उसे भी एक बटन दिया है। फिर पग्सले उसी ओ के बीच में निशाना लगाता है
और साइन बोर्ड नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों के आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। अगले सीन में एक फ़ोटोग्राफ़र एक कपल की दूर से सीक्रेटली फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहा होता है। तभी वहाँ बहुत सारे कौवे आ जाता हैं, जिनका लीडर एक आँखों वाला कौवा होता है और वो सब उस फोटोग्राफर पे हमला कर देते हैं। तो वो अपनी वैन के अंदर चला जाता है और किसी को कॉल करता है और कहता है अगर मुझे कुछ हुआ तो सारे प्रूफ मेरे डेस्क पर मिल जाएंगे। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ बहुत सारे कौवे उस पर हमला कर देते हैं। फिर एडम्स फैमिली को दिखाया जाता है जो नेवरमोर स्कूल पहुंच चुके होते हैं। तभी मदर वेंसडे से पूछती है ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम अपनी मर्ज़ी से स्कूल आई हो? तो वेंसडे कहती है मुझे पता है इस बार लाश कहाँ दफन है और इस बार काम में बहक नहीं जाऊंगी और अपने सामने सबको झुकाऊंगी। तो मदर कहती है सावधान रहना, काबू करना एक भ्रम है जैसे तुम्हारे लगता है कि वो फैमिली के हेड है। फिर मदर कहती है प्रॉमिस करो तुम अपने भाई का ध्यान अच्छे से रखोगे। तो वेंसडे कहती है ज़रूर मदर, ज़रूर ध्यान रखूँगी। और दिखाया जाता है कि बचपन में वेंसडे पग्सली को एक ताबूत में लॉक करके ज़मीन में गाड़ देती है। तो वेंसडे पग्सली को कहती है रूल्स जान लो, परमिशन के बिना किसी से नज़रें मत मिलाना और अगर किसी को बली करने में हेल्प चाहिए हो तो लिखित में अर्जी देनी पड़ेगी और थिंग मुझे सब रिपोर्ट करता रहेगा। वेंसडे को देखकर स्कूल के सारे बच्चे खुश हो रहे होते हैं। तभी एक लड़की वेंसडे से ऑटोग्राफ मांगती है। तो वेंसडे कहती है मैं सिर्फ खून से ही ऑटोग्राफ लिखती हूँ। तो वहाँ एक स्टूडेंट जो एक सायरन होती है वो आती है और अपनी पावर से सबको भगा देती है। तो वेंसडे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो वो कहती है स्कूल को मॉन्स्टर से बचाकर तुम स्कूल की हीरो बन गई हो। तो वेंसडे कहती है मैंने कब कहा कि मुझे हीरो बनना है? तो सायरन कहती है इसकी आदत डाल लो, तुम जितना दूर भागोगे वो उतना ही तुम्हारे पास आएंगे। फिर चली जाती है। फिर वहाँ नेवरमोर के न्यू प्रिंसिपल बेरी डॉट आते हैं और वेंसडे को एक बॉनफायर सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करते हैं और वो चाहते हैं कि वो उस इवेंट के स्टूडेंट ऑफ ऑनर बने। तो वेंसडे कहती है उससे अच्छा तो आप मुझे ही जला दें। तो प्रिंसिपल कहते हैं इस सेलिब्रेशन में शामिल होने आना ज़रूर। तो वेंसडे पूछती है कैसी सेलिब्रेशन? तो बेरी डॉट कहते हैं नेवरमोर को उसकी शान लौटाने के लिए और मैं मुर्दों की बुराई करना नहीं चाहता, पर विम्स ने जाने से पहले रायता फैला कर गई है। तो वेंसडे कहती है मैं भी मुर्दों की बुराई नहीं करती जब बुराई करने के लिए ज़िंदा लोग सामने हों, और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं और जब खोलती है तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे होते हैं जिन्हें एनिट जाने को कहती है। एनिट वेंसडे की रूममेट होती है और बेस्ट फ्रेंड भी। फिर वो वेंसडे को बताती है कि समर वेकेशन में उसने क्या क्या किया है, उसके लिए गिफ्ट भी लाई होती है। वो वेंसडे से भी पूछती है कि वो क्या करना चाहती है, जिस पे वेंसडे कहती है मैं लोगों को इग्नोर करके अपने नॉवल पर ध्यान दूंगी। वेंसडे भी उसके लिए गिफ्ट लाई थी जो एक डॉल थी जो हमने उस सीरियल किलर के घर में देखा था। फिर कोई डोर नॉक करता है जिसे वेंसडे ओपन करती है तो वहाँ एजेक्स होता है, एनिट का बॉयफ्रेंड, जिसे एनिट अब प्यार नहीं करती। तो वो वेंसडे से एनिट के बारे में पूछता है तो एनिट उसे मना करने को कहती है। फिर एजेक्स वेंसडे को एक टॉय यूनिकॉर्न देकर कहता है एनिट को दे देना। वेंसडे वो टॉय लेकर तुरंत डोर क्लोज कर देती है। तो एनिट उसे थैंक्स कहती है एजेक्स से बचाने के लिए। तो वेंसडे कहती है दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को मुसीबतों के पहाड़ों के नीचे दबते हुए देखने को ही अपना सौभाग्य माने। तो एनिट पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वेंसडे कहती है
जो कहना है 25 शब्द में कहो। तो एनिल कहती है पता नहीं अब मैं एजेक्स को प्यार करती हूँ भी या नहीं, पर वो जिस लड़की से पहले प्यार करता था अब मैं वो लड़की हूँ नहीं। तो वेंसडे उसे कहती है तो उसे सब बोल दो और बात को ख़त्म करो। फिर वो एक डोर ओपन करती है जहाँ से एक तीर निकलकर वॉल में लग जाता है, जहाँ एक फ़ोटो लगा हुआ होता है और आई वॉच यू लिखा होता है। तो एनिड पूछती है क्या तुम्हें कोई स्टॉक कर रहा है? तो वेंसडे उस फोटो को पकड़कर अपने दिव्य दृष्टि से पता लगाती है, पर उससे वहाँ स्टोकन नहीं दिखता, पर उसके आँख से फिर से वही काले आंसू निकलते हैं। तो एनिड उसके बारे में पूछती है, तो वेंसडे कुछ नहीं कहकर चली जाती है। दूसरे सीन में एडम्स फैमिली पग्सले का रूम देखने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे डैड एडम्स भी रह चुके हैं। यहाँ यूजिन पग्सले का रूममेट होता है, जिससे वो हैंडशेक करता है तो यूजिन को झटका लगता है। फिर मदर एडम्स को यूजिन की मदर जामेट एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर पग्सले पूछता है हाइड के पंचों से नोचा जाना कैसा लगता है? तो यूजिन कहता है मुझे आज भी उसके बुरे सपने आते हैं। तो यूजिन मदर कहती है हमें बच्चों को अकेले छोड़ देना चाहिए। तो वो सब बाहर चले जाते हैं और फादर एडम्स वहाँ से जाने से पहले उनसे कहते हैं कि यहाँ तुम बस दोस्त नहीं बल्कि भाई भी हो और तुम दोनों एक दूसरे के लिए मर्डर भी करोगे, साथ ही गवाही भी दोगे, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूजिन पग्सले को अपने खाता है तो पग कहता है ये सब कितने टेस्टी दिख रहे हैं। तो यूजिन कहता है ये पेट्स है ना कि स्नैक्स। पग्सले उसे कहता है क्या हम ये सब के बाद चिल करें? तो यूजिन कहता है मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। पग्सले कहता है मुझे भी ले चलो। तो यूजिन कहता है तुम्हारी बहन ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। पहले देख लेते हैं हमारी जमती कितनी है, उसके बाद देखेंगे। तो पग्सले अपसेट हो जाता है। तो वहाँ एजेक्स आ जाता है, जो वहाँ का न्यू डॉम एडवाइज़र होता है। तब पग्सले पूछता है क्या तुम मुझे अपने सांपों से पत्थर बना दोगे? तो एजेक्स कहता है ये तो तुम भूल ही जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में जब वेंसडे नीचे आ रही होती है तब सब उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। तो वेंसडे कहती है लगता है मेरा खौफ ख़त्म हो गया है, और अपने फैमिली के पास चली जाती हैं, जो प्रिंसिपल से कुछ बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल चाहते हैं कि मदर एडम्स स्कूल की फंड रेजिंग कमेटी की हेड बने। प्रिंसिपल कहते हैं आज रात आप यहीं रुक जाइए, और उन्हें एक घर में ले जाते हैं जहाँ पिछले साल मैरिलिन थॉर्नहिल रहते थे। जहाँ मदर एडम्स उस जगह की प्रिटी डेकोरेशन देखकर घबरा जाती है। उन्हें बस डार्क और डेमोनिक हाउसेस ही पसंद है। प्रिंसिपल उन्हें उस घर की चाबी देते हैं और कहते हैं अगर वो गाला की हेड बनती है तो वो घर उनका ही हो जाएगा, और बाहर चले जाते हैं। फिर वेंसडे मदर मोटिशिया से पूछती है आप गाला की हेड क्यों बनना चाहते हैं? तो मदर एडम्स कहते हैं अब जब तुम और पग्सले और मोर में आ गए हो तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे ज़िंदगी में आगे क्या होगा। अगर तुम्हें अजीब लगे तो मैं पीछे हट सकती हूँ। तो वेंसडे कहती है मैं पैदा ही अजीब हुई हूँ। तो मदर एडम्स कहती है मैं जानती हूँ तुम शान हो। गुडी जा चुकी है और हमारे फैमिली में से कोई भी तुम्हारा मार्गदर्शन करने नहीं आया। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो तुम्हारी मदद कर पाऊँगी जब तक तुम्हारा नया मार्गदर्शक नहीं आ जाता। तो वेंसडे कहती है आप हंस हैं और मैं कौवा, हमारा आसमान अलग है, आपने कहा था। तो मदर एडम्स कहती है कौवों को संभालने का तजुर्बा है मेरे पास। तो वेंसडे पूछती है क्या आप अपनी बहन आंट ओफेलिया की बात कर रही है? तो मदर एडम्स कहती है तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आती है और मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तो वेंसडे कहती है आप मेरी नहीं पग्सले की फ़िक्र कीजिए। हम दोनों जानते हैं कि मर्द होने का फ़ायदा उसे एक हद तक ही होगा और उसके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है।
और कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो फादर एडम्स पूछते हैं क्या हुआ, तो मदर एडम्स कहती हैं वेंसडे हमसे कुछ छुपा रही है, पर मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी। फिर वेंसडे चलते चलते उसी क्राइम सीन में पहुंच जाती हैं जहां फोटोग्राफर को कौवा ने मार दिया था। तो लेडी ऑफिसर वेंसडे से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वेंसडे कहती है नज़ारे देखने आई हूँ। वहाँ से कोई भाग रहा होता है तो वेंसडे उसे पकड़ लेती है। वो और वेंसडे पूछती है गैल्पन आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो गैल्पन कहते हैं विक्टिम मेरा दोस्त था और हम साथ में काम करते हैं और वो मारा गया और हमने जो काम किया वो आउटकास्ट पर भारी पड़ता। तो वेंसडे कहती है तो अब आपको वो आउटकास्ट की परवाह है। तो गैल्पन कहता है मेरा बेटा भी एक आउटकास्ट ही था, पर थॉर्नहिल ने उसे मॉन्स्टर बनाकर रख दिया। स्टे कहती है आपका बेटा पहले से ही मॉन्स्टर था, थॉर्नहिल ने तो बस छोटी सी चिंगारी लगाई थी। तो गैल्पन कहते हैं अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम इसके तह तक जा पाएंगे। मन बदले तो तुम जानती हो मैं कहाँ मिलूँगा, बस याद रखना ये पक्षी सब देखते हैं। और वहाँ वही एक आँखों वाला कौवा मौजूद होता है। अगले सीन में कैलिबन की परंपरा के अनुसार एजैक्स सारे न्यू स्टूडेंट्स को स्कूल की पहली रात एक स्कल ट्री की कहानी सुनाता है, जहां बहुत साल पहले एक बच्चा था जो दिमाग से तेज़ था पर दिल से बहुत कमज़ोर। वो अपने कमरे में बैठकर बहुत सारे आविष्कार करता था, पर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इसके पास जीने के लिए कम समय है। तो उस लड़के ने अपने ही आविष्कार से एक क्लॉक हार्ट बनाया और अपने असली दिल की जगह फिट कर दिया। वो बच तो गया, पर उसके आविष्कार दिन पर दिन खतरनाक होते गए। दिन उसका क्लॉक हार्ट उसकी मौत की वजह बन गई और उसका दिल आज भी उसी स्कल ट्री के नीचे दफन है। अगर कोई उस स्कल ट्री के बाईं आंख में कान लगा के सुनता है तो उसकी दिल की धड़कन आज भी सुनाई देती है। और आज तक बस नेवरमोर के कुछ बहादुर बच्चे ही ये कर पाए हैं। ये सब सुनकर पक्सले मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। अगले सीन में प्रिंसिपल डॉट सायरन को अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे फंड कमेटी में स्टूडेंट मेंबर बनने को कहते हैं। तो सायरन कहती है मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद नहीं उठा पाऊँ। तो प्रिंसिपल उसके स्कॉलरशिप को कैंसिल करने की धमकी देते हैं। दरअसल प्रिंसिपल उसे ये जिम्मेदारी इसीलिए देना चाहते हैं क्योंकि सायरन्स अपने शब्दों से किसी को भी वश में करके काम निकलवा सकते हैं और उसे कल तक का टाइम देते हैं। दूसरी तरफ थिंग अकेले बैठा होता है जहाँ एनिड आती है और उसे पूछती है क्या वेंसडे ने तुम्हें अकेला कर दिया है। फेमस होने के बाद उसके तो तेवर ही बदल गए हैं और थिंग को एक छोटा सा घर गिफ्ट करती है। तभी वहाँ वेंसडे आती है और सबको देखकर चली जाती है और म्यूज़िक रूम में वायलिन बजाने लगती है। दूसरी तरफ मदर मोटिशिया ओफेलिया ट्रम की किताब को देख रही होती हैं जहाँ पे काले आंसू वाले पिक्चर होते हैं और उसी तरह पक्सले उसी स्कल ट्री तक पहुंचने के लिए नक्शे को देख रहा होता है। और दूसरे सीन में कोई वेंसडे की फ़ोटो में से उसकी आँखों को निकाल रहा होता है। अगले सीन में मिस इसाडोरा कैप्री जो स्कूल की न्यू म्यूज़िक टीचर होती हैं वहाँ आती हैं और वेंसडे को और मेहनत करने को कहती है। तो वेंसडे कहती है मैं अपने खुशी के लिए बजाती हूँ। तो मिस कैप्री कहती है फिर भी तुम्हें खुशी नहीं मिलती, तुम खुद को संगीत के तूफ़ान में बह जाने दो। तो वेंसडे कहती है मैं खुद ही एक तूफ़ान हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नेवरमोर के स्टूडेंट्स बोनफायर फेस्टिवल के लिए लकड़ियों से एक कैबिन बनाते हैं। तो वहाँ मदर मोटिशिया भी आई होती हैं जहाँ प्रिंसिपल उन्हें फंड कमेटी हेड बनने के बारे में पूछते हैं। तो मदर मोटिशिया अभी भी सोच रही हूँ कहती है। वहीं पे बियांका सायरन भी
पहुंच जाती है और आपके साथ काम करने के लिए खुद को बहुत ऑनर मानती हूँ बोलती है। अगले सीन में वेंसडे जब अपने रूम में जाती है तब एनिड एक लेटर पढ़ती है जो स्कैवियर ने भेजा था, जहाँ लिखा होता है, मैंने तुम्हें कॉल मैसेज किया था पर तुमने फ़ोन घुमा दिया था। वेंसडे उसी फ़ोन को पानी में डाल देती है और ज़ावियर ने उसे एक आँखों वाले कौवे की फ़ोटो को भी भेजा होता है और कहता है, मुझे नहीं पता ये तस्वीर मुझसे कैसे बन गई, पर ये जो भी है तुमसे जुड़ी हुई है। तो वेंसडे की नज़र अपने टाइपराइटर पे गई तो वो थिंग से पूछता है, ये तुमने मेरे बिना मर्जी से क्यों छुआ? पर वहाँ एक लेटर था जहाँ पे लिखा था, क्या तुमने अभी कोई अच्छी किताब पढ़ी है? तो वो अपने नॉवल को ढूंढती है पर उसकी नॉवल गायब थी और उसकी जगह एक दूसरा लेटर भी था और वहीं वेंसडे की बिना आंखों वाली तस्वीर थी। उस लेटर में लिखा होता है, हायर हायर हायर, मैं हूँ अग्नि का साया, वो चिता जिसमें सब है समाया। तो वेंसडे समझ जाती है कि वो जो कोई भी है वो वेंसडे की नॉवल उसी बॉनफायर में जलाने वाली है। तो वेंसडे और एनिड जल्दी से बॉनफायर फेस्टिवल चले जाते हैं और उस स्टॉकर को ढूंढने लगते हैं। तभी कोई वेंसडे की पॉकेट में एक लेटर रख के देता है। तो वेंसडे जब उस लेटर को छूती है तो उसके हाथों से खून निकलता है। लेटर में प्लेट्स लगे हुए होते हैं जिसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें नॉवल चाहिए तो बॉनफायर के अंदर मिलो। तभी एनिड का लवर एजैक्स एनिड के पीछे पहुंच जाता है और उसे तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो पूछता है और वहाँ एनिड का दूसरा लवर ब्रूनो भी पहुंच जाता है। एनिड उन दोनों को कुछ बहाना बनाकर वेंसडे के पीछे चली जाती है। तभी बॉनफायर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और सब नेवर मोर का अंथेम गा रहे होते हैं। दूसरी तरफ एनिड वेंसडे को चिता से बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि चिता को अभी जलाया जाएगा। प्रिंसिपल डॉट ये अनाउंस करते हैं कि सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ को वो अभी से बैन करते हैं, जिसे सुनकर कई स्टूडेंट्स खुश नहीं होते हैं और फिर बॉनफायर हो जाती है और वेंसडे को भी वो नॉवल मिल जाती है और स्टूडेंट्स अपने पाव से उस लकड़ी के केबिन को आसमान में उड़ाने लगते हैं। तो एनिड घबरा कर प्रिंसिपल के पास आ जाती हैं और वो बॉनफायर को रोकने के लिए कहती हैं क्योंकि वेंसडे उस चिता के अंदर फंसी हुई है। तभी वेंसडे वहाँ से निकल जाती है। सब उसका वेलकम करते हैं और प्रिंसिपल ने एक पोस्टर बनाया था जिन्होंने नेवरमोर को मॉन्स्टर से बचाया था, जहाँ पे वेंसडे को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। पे वेंसडे को बहुत गुस्सा आता है और प्रिंसिपल उसे नेवरमोर के शान में दो शब्द बोलने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं, जिस पे वेंसडे कहती है, जो हमें दबाएगा हम उसे दबा देंगे और आप जो मुझे हीरो समझते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर खेल को अपने तरीके से खेलती हूँ। मैं सिर्फ अपना साथ देती हूँ और जो मेरे पीछे खड़ा होगा वो खाई में जाएगा। तो मुझे किसी सिंहासन पर बैठाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं उसे भी जलाकर राख कर दूँगी। और उसी पोस्टर को आग लगा देती हैं और इसे देखकर सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स शॉक हो जाते हैं और वहाँ से वेंसडे चली जाती है। फेस्टिवल के बाद पक्सले उसी स्कल ट्री के पास चला जाता है और उसका बाईं आंख में अपना कान लगाकर उसकी दिल की धड़कन सुनने लगता है। तभी उसे कुछ निकलता है और पक्सले नीचे गिर जाता है और उसके हाथ की बिजली की शॉक के वजह से वहीं क्लोकहार्ट वाला ज़ॉम्बी ट्री के नीचे से निकलता है, जिसे देखकर पग खुश होने लगता है। दूसरी तरफ एनिड वेंसडे को रोकने की कोशिश करती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है तो फिर से उसकी आंखों से काले आंसू आने लगते हैं और वह नीचे गिर जाती है और सपने में खुद को एक कब्रिस्तान में पाती है जहाँ वही सब काले कौवे उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे।
और वहाँ पे एनिड की कब्र होती है। पीछे से एनिड आकर वेंसडे को अपनी मौत की जिम्मेदार ठहराती है। सपना देखकर वेंसडे को पैनिक अटैक्स आते हैं। तो यहाँ पे एपिसोड 1 की एंड होती है। तो इसके आगे क्या होगा ये पता चलेगा हमें अगले एपिसोड में। अगर ये एपिसोड आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।